तो भाई लोग, जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वांग लिन ने सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट और सेलेस्टियल लिक्विड अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण वह एकदम मैडमैन सा क्रेजी हो गया था और वह एंशिएंट बैटल ग्राउंड में ब्लैक टावर की ओर किलिंग और बैटल इंटेंट के साथ आगे बढ़ते जा रहा था। वांग लिन की आंखों में किलिंग इंटेंट भरी हुई थी, इसलिए वह किलिंग इंटेंट के लिए बहुत सेंसिटिव था। उसने अपना सिर घुमाया और 30,000 डीमन सोल्जर्स को देखा और जीशु को, जो उसकी ओर चार्ज कर रहा था, अब नॉवल में आगे। वांग लिन के निकलते ही जीशु का शरीर जमीन पर गिर चुका था। उसका पूरा शरीर कंप्लीटली विदर हो गया था। उसमें जरा भी वाइटैलिटी नहीं बची थी। बस उसके माथे पर हल्की सी गोल्डन लाइट फेंटली चमक रही थी। जीशु का ओरिजिन सोल पहले ही कोलैप्स हो चुका था, इसलिए उसका शरीर आसमान से नीचे गिर पड़ा। जीशु और वांगलिन के बीच का गैप भी बहुत बड़ा था। मरने से पहले वह अपने मास्टर द्वारा दी गई स्वॉर्ड एनर्जी तक यूज नहीं कर पाया। वांगलिन के दिल में फियर्स मैडनेस भरी हुई थी और उसके शरीर के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उसके मेरिडियंस और ओरिजिन सोल के बीच सर्जिंग वेव्स की तरह बह रही थी। ऊपर से फ्रूट की स्टिम्युलेशन ने उसे ऐसा बना दिया था जैसे वह मॉन्स्ट्रस किलिंग इंटेंट लिए कोई वॉर गॉड हो। उसकी आंखें ब्लड शॉट थीं। उसने हवा में एक कदम रखा और रंबलिंग एकोज गूंज उठे, मानो उसके कदम आसमान को तोड़ रहे हों। बड़े बड़े स्ट्राइड्स के साथ वह तेजी से स्काई के पार बढ़ रहा था। वह अभी एंशिएंट बैटल ग्राउंड से काफी दूर था। वांग लिन ब्लडशॉट आंखों के साथ स्काई में चलता हुआ आगे बढ़ रहा था और डीमन स्पिरिट लैंड के कई लोगों का ध्यान उसकी ओर खींच गया। इन लोगों में कल्टीवेटर्स भी थे और फायर डीमन कंट्री के डीमन जनरल्स भी। जब तक वे वांग लिन को प्रोवोक नहीं करते थे, वह उन्हें इग्नोर करता रहा। लेकिन जैसे ही किसी में भी किलिंग इंटेंट पैदा होती, वह अपनी मौजूदा स्टेट के कारण तुरंत उसे सेंस कर लेता। जिस किसी के भीतर किलिंग इंटेंट होती, वह बिना किसी हेजिटेशन के वांगलिन द्वारा मारा जाता। प्लैनेट टियनयुन से बहुत दूर एक प्राइवेट प्लैनेट था जिसका नाम प्लैनेट मो था। यह प्लैनेट मो एंसेस्टर का था, जिसकी कल्टीवेशन यिन एंड यांग स्टेज के इल्यूजरी यिन तक पहुंच चुकी थी। इस बार अपनी करंट कल्टीवेशन के कारण वह डीमन स्पिरिट लैंड में एंटर करने की क्वालिफिकेशन खो चुका था। लेकिन उसके 3 डिसाइपल्स में से हिट डिसाइपल को छोड़कर बाकी 2 अंदर आ गए थे। इस समय ग्रे रोब्स पहने 2 यूथ्स फायर डीमन कंट्री के स्काई में उड़ रहे थे। ये दोनों मो एंसेस्टर के डायरेक्ट डिसाइपल्स थे। उड़ते उड़ते उनमें से एक की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने दूर की ओर देखा और साफ महसूस किया कि कोई प्राइमल बीस्ट जैसी एग्जिस्टेंस अनइमेजिनेबल किलिंग इंटेंट छोड़ती हुई उनकी डायरेक्शन में आ रही है। उसकी एक्सप्रेशन तुरंत बदल गई और उसने जूनियर ब्रदर से कहा, जल्दी रिट्रीट करो। इतना कहते ही दोनों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए और उसी पल एक मीटियर लाइक फिगर उनके पास से गुजर गया। वह फिगर उनके पास से निकल गया। उस व्यक्ति की प्यूपल सिकुड़ गईं और उसने कहा, असेंडेंट जूनियर ब्रदर ने दूर जाते उस किलिंग इंटेंट से भरे फिगर को घूरते हुए वॉइस ट्रांसमिशन भेजी और कहा, सीनियर ब्रदर, वो इंजर्ड लगता है। असेंडेंट कल्टीवेटर के पास जरूर बहुत ट्रेजर होगा। अगर हम उसका डीमन क्रिस्टल हासिल कर लें। सीनियर ब्रदर की आंखें सिकुड़ गईं और वह हेजिटेट करने लगा। जूनियर ब्रदर ने फिर कहा, सीनियर ब्रदर, हम दोनों लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। चांसेस ज्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर हम दोनों एक इंजर्ड असेंडेंट कल्टीवेटर के खिलाफ जाएं और मैजिकल ट्रेजर्स यूज करें तो। दोनों अभी आपस में कम्युनिकेट ही कर रहे थे कि अचानक वांगलिन रुक गया। वह पलटा, ब्लडशॉट आंखों से पीछे देखा और धीमी आवाज में बोला, देयर इज मोर किलिंग इंटेंट। अचानक वांगलिन मुड़ा और बिजली की तरह उन दोनों की ओर चार्ज कर गया। जैसे ही उन दोनों ने वांगलिन को पलटते देखा, उनके एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए और वे रिट्रीट करने लगे। लेकिन वांगलिन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि वह पलक झपकते ही वह जूनियर ब्रदर के पास पहुंच गया और उसने अपनी फिंगर आगे बढ़ाई। उस युवक का एक्सप्रेशन बुरी तरह बदल गया। वह पूरी तरह अघास्ट हो गया। उसने वांगलिन की नजर देखी और उसका दिल कांप उठा। यह गेज बेहद टेरिफाइंग थी। वांगलिन की फिंगर ने उस युवक को ऐसा महसूस कराया कि इसका कोई विरोध नहीं किया जा सकता, मानो यह फिंगर ही हेवेंस का प्रतिनिधित्व कर रही हो। यह फिंगर अनइमेजिनेबल स्पीड से उसके माथे पर आ गिरी। उस युवक ने एक मिजरेबल ग्रोन निकाली और उसका शरीर इंस्टेंटेनियसली विदर हो गया। उसका ओरिजिन सोल कोलैप्स हो गया। टूटे हुए ओरिजिन सोल और शरीर की एसेंस स्लॉटर एनर्जी में बदल गई और वह स्लॉटर एनर्जी की एक लहर उसके शरीर से निकलकर वांगलिन की ओर उड़ गई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ।
इतना तेज कि सीनियर ब्रदर को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। जब वह शॉक से बाहर आया तो उसका शरीर कांप गया। बिना किसी हेजिटेशन के उसने टेलीपोर्ट किया और उसका शरीर वॉइड में कदम रख गया। वांग लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया, स्काई को चीरता हुआ आगे निकला और उसका राइट हैंड बाहर की ओर बढ़ा। उसकी फिंगर मानो वॉइड को भेदते हुए उस युवक को जबरदस्ती बाहर खींच लाई। उस युवक का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, मैं मो एंसेस्टर का। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वांग लिन की पकड़ टाइट हो गई। उसका शरीर अचानक फ्लैश के टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लाइफ फोर्स ग्रे गैस में बदल गई और उड़ती हुई वांग लिन के भीतर समा गई। दोनों को मारने के बाद वांग लिन की आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं और उसका बैटल इंटेंट और भी भड़क उठा। फिर उसका शरीर झटका और वह दूर की दिशा में चार्ज कर गया। जब वांग लिन उड़ रहा था तो जमीन लगातार विदर होती जा रही थी। हर लिविंग थिंग मर रही थी, चाहे वेजिटेशन हो या एनिमल्स, सब मारे गए और वांग लिन के शरीर को नरिश करने में इस्तेमाल हुए। वह मानो हेल से आया हुआ कोई एग्जिस्टेंस था जो सारी लाइफ को डिवॉर कर रहा था। वांग लिन लगभग सीधी रेखा में फायर डीमन कंट्री के ऊपर से गुजर गया और उस लाइन के साथ सब कुछ विदर हो गया। उसके गुजरने के बाद डेथ का एक विशाल निशान पीछे छूट गया। यह किसी देश के लिए ह्यूमिलिएशन और प्रोवोकेशन दोनों था। दर्जनों डीमन जनरल्स को इस डेविल कल्टीवेटर को एनसर्कल और सप्रेस करने के लिए भेजा गया। उसकी एनसर्कलमेंट की जगह फायर डीमन कंट्री और स्काई डीमन कंट्री की बॉर्डर के पास तय की गई। यह जगह मिलियन डीमन माउंटेन कहलाती थी। मिलियन डीमन माउंटेन पर कभी न छंटने वाला थिक फॉग छाया रहता था। इस माउंटेन रेंज के पास 2 सिटीज थीं, एक फायर डीमन कंट्री की लेजर स्काई सिटी और दूसरी स्काई डीमन कंट्री की मेल्टिंग फायर सिटी। इस समय लेजर स्काई सिटी में 1 लाख से ज्यादा डीमन सोल्जर्स तैयार खड़े थे और 10 से अधिक डीमन जनरल्स दूर की ओर देख रहे थे। इन डीमन जनरल्स के बीच एक अलग रैंक का व्यक्ति भी था। वह एक मिडिल एज्ड मैन था और उसका एक्सप्रेशन ग्लूमी था। उसके पास खड़े एक व्यक्ति ने रिस्पेक्ट दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, इस कल्टीवेटर को मारना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इस बार वाइस कमांडर इन चीफ भी हमारे साथ हैं तो और भी इजी रहेगा। दूसरे डीमन जनरल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, वाइस कमांडर इन चीफ के रहते हम उस कल्टीवेटर को इंस्टेंट में एशेस बना देंगे। मिडिल एज्ड मैन ने शांत स्वर में कहा, तुम सब इस बैटल को जल्दी खत्म करो। जैसे ही वह कल्टीवेटर मारा जाए मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उसका एक्सप्रेशन भले ही ग्लूमी था, लेकिन उसकी आंखों में प्राइड की हल्की सी झलक थी। वाइस कमांडर इन चीफ होने के नाते उसका स्टेटस बहुत ऊंचा था और आमतौर पर वह किसी साधारण कल्टीवेटर के लिए कैपिटल से बाहर नहीं निकलता था। वह असल में स्काई डीमन कंट्री किसी पर्सनल मैटर के लिए जा रहा था, लेकिन पहुंचने पर उसे डीमन एम्परर का आदेश मिला कि कुछ दिनों तक यहीं रुककर डीमन जनरल्स को लीड करे और उस कल्टीवेटर से बैटल करे। इस अरेंजमेंट को लेकर वह काफी हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसकी नजर में एक कल्टीवेटर को मारने के लिए इतने लोगों को भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। यह बहुत ही ट्रबलसम था। इस पल वह सोच में पड़ा और बोला, क्या तुम लोग श्योर हो कि वह व्यक्ति यहीं से गुजरेगा? एक डीमन जनरल ने तुरंत कहा, वाइस कमांडर इन चीफ, निश्चिंत रहिए, हमने पहले ही स्काउट्स भेज दिए हैं। यह व्यक्ति स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और डेफिनेटली यहीं से गुजरेगा। दूसरे डीमन जनरल ने संदेह भरे स्वर में कहा, वाइस कमांडर इन चीफ, एक बात मुझे कंफ्यूज कर रही है। हमने जिन 10 लोगों को भेजा था उनमें से सिर्फ 3 मरे सब नहीं लगता है। इस कल्टीवेटर का किलिंग को लेकर कुछ स्ट्रेंज एटीट्यूड है। जैसे ही डीमन जनरल्स बात कर रहे थे, मिडिल एज्ड मैन का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने दूर की ओर देखा और इम्पेशंस की झलक दिखाते हुए कहा, एक मामूली असेंडेंट कल्टीवेटर, वो भी सीरियसली इंजर्ड, मेरे फायर डीमन कंट्री में इतना बोल्ड होने की हिम्मत करता है? तुम सब जल्दी से इस फाइट को खत्म करो। 10 से ज्यादा डीमन जनरल्स चौंक गए और सब ने दूर की दिशा में अपनी कोल्ड गेज डाल दी। नीले आर्मर में एक व्यक्ति आगे बढ़ा, मिडिल एज्ड मैन की ओर झुका और बोला, लॉर्ड वाइस कमांडर इन चीफ, आपका सबॉर्डिनेट यिनडोंग उस व्यक्ति को किल करने के लिए विलिंग है। मुझे अनुमति दीजिए। मिडिल एज्ड मैन ने सिर हिलाकर अनुमति दी। डीमन जनरल यिनडोंग ने एक कदम बढ़ाया, ग्रीन लाइट की एक किरण में बदला और वांग लिन की ओर उड़ गया। यिनडोंग की आंखें ठंडी हो गईं और उनमें किलिंग इंटेंट झलकने लगा। उसे वाइस कमांडर इन चीफ के सामने इस व्यक्ति को ब्यूटीफुली किल करना था। अगर वह उनका ध्यान खींच लेता तो उसकी सक्सेस की राह खुल जाती। यिनडोंग ने मन ही मन कहा, अर्ली स्टेज का इंजर्ड असेंडेंट कल्टीवेटर, कैंपिएच, मेरी डिमोनिक फोर्स लगभग 3 लाख है। एक रियल असेंडेंट से लड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं है,
लेकिन तुम तो सीरियसली इंजर्ड हो, तुम्हें मारना मुश्किल नहीं होगा। उधर उड़ते हुए वांग लिन की आंखों में मॉन्स्ट्रस रेड भर चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ बैटल और किल था। यिंडोंग ने जोर से चिल्लाया, इनकमर स्टॉप। उसने अपनी पूरी डिमोनिक फोर्स इस शाउट में डाल दी ताकि शॉक इफेक्ट बने। यह रोर थंडर की तरह गूंजा पूरे सिटी में फैल गया। उसी पल नीचे मौजूद 1 लाख डीमन सोल्जर्स अलर्ट हो गए और किलिंग ऑरा पूरे एरिया में भर गया। मिडिल एज्ड मैन ने टैलेंट की सराहना करते हुए कहा, यह यिनडोंग बुरा नहीं है, ऑरा से प्रेशर डालना जानता है। यिनडोंग को प्राइड महसूस हुआ, लेकिन उसे पता नहीं था यही किलिंग इंटेंट उसे ब्लडी गेट्स ऑफ हेल की ओर ले जा रही है। वांग लिन की करंट स्टेट में उसकी सेंसेस बेहद शार्प थीं। इतनी थिक किलिंग इंटेंट को उसने तुरंत महसूस कर लिया और उसकी ऑलरेडी क्रेजी माइंड में बैटल इंटेंट कई गुना बढ़ गया। वह बिल्कुल नहीं रुका, एक कदम आगे बढ़ाया। यिनडोंग ने कोल्ड स्नॉट किया और स्किल यूज करने ही वाला था, तभी वांग लिन ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों से इंसेन रेड लाइट चमकी। उसने हाथ उठाया और आगे की ओर उंगली से इशारा किया। फिंगर ऑफ डेथ से बनी ब्लैक लाइट इंस्टेंट निकल पड़ी। यिनडोंग को डॉज करने का मौका तक नहीं मिला। वह ब्लैक लाइट में घिर गया। उसका शरीर विदर होने लगा और कुछ ही पलों में कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। इसी समय जमीन पर खड़े 1 लाख डीमन सोल्जर्स की शाउटिंग अचानक रुक गई। साइलेंस, पूरा बैटलफील्ड खामोश हो गया। मिडिल एज्ड मैन की आंखें चौड़ी हो गईं और पहली बार उनमें कौशन दिखाई दी। इसी सन्नाटे में वांग लिन ने जोर से रोर किया। किल उसके शरीर से स्लॉटर एनर्जी की धाराएं निकलीं और ड्रैगन्स में बदल गईं। एक पल में 30,000 से ज्यादा स्लॉटर ड्रैगन्स आसमान में फैल गए। उस समय वांग लिन उन 30,000 ड्रैगन्स के बीच खड़ा था, बिल्कुल जैसे कोई डीमन गॉड डिसेंड हो रहा हो। एक बूढ़े डीमन जनरल ने जोर से आदेश दिया, सभी चीफ कमांडर्स ऑर्डर्स, सुनो, फॉर्मेशन तैयार करो। उसकी आवाज के साथ ही 1 लाख डीमन सोल्जर्स एक साथ मूव करने लगे। जैसे ही वे हिले, 30,000 स्लॉटर ऑरज नीचे उतर आईं। एक भयानक ब्लड बाथ शुरू होने वाला था। 1 लाख डीमन सोल्जर्स सच में एक असेंडेंट कल्टीवेटर को मार सकते थे, लेकिन केवल तभी जब वह असेंडेंट कल्टीवेटर वांग लिन न होता। सामान्य असेंडेंट कल्टीवेटर अगर 1 लाख डीमन सोल्जर्स से मिले तो वे स्पेल्स का इस्तेमाल करके उन्हें मार सकते थे, लेकिन 1 लाख डीमन सोल्जर्स अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को एक में मिलाकर फॉर्मेशन बना सकते थे और असेंडेंट कल्टीवेटर से लड़ सकते थे। लेकिन इस समय वांग लिन इतना पागल था कि वह डेथ से भी नहीं डर रहा था, तो वह इन डीमन सोल्जर्स की परवाह कैसे करता? उसकी सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को और स्लॉटर एनर्जी पैदा करने के लिए स्लॉटर की जरूरत होती थी। इस समय वांग लिन की ओरिजिन सोल सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट से स्टिमुलेट हो रही थी और उसके शरीर में मैसिव सेलेस्टियल एंथाजक हार्क स्पिरिचुअल एनर्जी थी, तो 1 लाख डीमन सोल्जर्स उसे कैसे रोक सकते थे? अगर डीमन सोल्जर्स 5 गुना ज्यादा होते तो शायद वांग लिन हार जाता, लेकिन केवल 1 लाख से लड़ते समय वह हारने वाला नहीं था। स्लॉटर एनर्जी डीमन सोल्जर्स के बीच क्रेजी तरीके से चार्ज हुई। जैसे ही डीमन सोल्जर्स से ट्रैजिक स्क्रीम्स निकले, उनकी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी होकर एक स्कॉर्पियन की इमेज बना गई। स्कॉर्पियन पूरी तरह डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से बना था और इसका बॉडी बहुत बड़ा था। इसका टेल स्पेस को भी तोड़ सकता था। जैसे ही यह अटैक करता, मिडिल एज्ड मैन ने वॉल पर ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ कहा, गो एंड किल दिस पर्सन। पास खड़े डीमन जनरल्स सभी वांग लिन की तरफ चार्ज हुए। वांग लिन ने तुरंत 10 से ज्यादा स्ट्रैंड्स ऑफ किलिंग इंटेंट को अपने ऊपर आते देखा। उसने जल्दी से मूव किया और अपने राइट पिंकी फिंगर को आगे की ओर पॉइंट किया और फिर वांग लिन ने कहा, अंडरवर्ल्ड फिंगर। यह अंडरवर्ल्ड फिंगर असेंडेंट लेवल कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल हुआ। एक फिंगर से अंडरवर्ल्ड को समन किया गया। जैसे ही उसका डोमेन और ओरिजिन सोल फ्यूज हुए, यह फिंगर लाइफ और डेथ के बदलाव को रिप्रेजेंट करता था और जैसे ही फिंगर ने काम किया, आसमान में काउंटलेस लाइटनिंग फ्लैशेस निकले और अचानक हवा में एक बड़ी रिवर प्रकट हुई। यह रिवर क्लाउडी था और इसमें काउंटलेस रेमनेंट्स और लिम्स बह रहे थे। साथ ही काउंटलेस गोस्ट्स स्ट्रगल कर रहे थे और कई अलग अलग ह्यूमन फेसेस पानी में दिखाई दे रहे थे। वांग लिन ने अपने पिंकी फिंगर को वेव किया और रिवर में बड़े वेव्स बने जो आसमान से नीचे उतरकर सभी लिविंग थिंग्स को फंसा लिया। जैसे ही अंडरवर्ल्ड रिवर आसमान से गिरा,
स्काई क्लाउडी हो गया और लाइफ और डेथ डोमेन एक्टिवेट हो गया। यह अंडरवर्ल्ड रिवर वैंग लिन ने अपनी ओरिजिन, सोल और डोमेन फ्यूज करने के 10 वर्षों में कॉम्प्रिहेंड किया था। ये रिवर हेवेंस की नहीं थी, ये वांग लिन ने बनाया था और केवल वही इसे कंट्रोल करता था। उसने हेवेंस की रीइंकार्नेशन साइकिल को कॉम्प्रिहेंड किया था और उन 10 सालों की एनलाइटमेंट में उसने अंडरवर्ल्ड फिंगर का इस्तेमाल करके यह एंडलेस अंडरवर्ल्ड रिवर बनाया। वांग लिन का खुद का ये स्पेल जैसे ही डेमन जनरल चार्ज हुए, वे अंडरवर्ल्ड रिवर में वॉश होकर ट्रैप हो गए। डेमन जनरल से एक्सक्लेमेशन निकली। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने यह यूथ इतना स्ट्रांग था। एक ही स्पेल से अधिकांश डीमन जनरल्स ट्रैप्ड हो गए। हालांकि वे पूरी तरह से स्पेल को नहीं देख सकते थे। कुछ को कुछ क्लूज दिखाई दिए। मिडिल एज्ड मैन की वॉल पर फेस अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बदल गई। वह अनकॉन्शियसली कुछ स्टेप्स पीछे हटा और डिसबिलीफ की झलक दिखाई। यह पॉसिबल नहीं है, मिडिल एज्ड मैन ने शॉक में कहा। यह व्यक्ति सिर्फ असेंडेंट कल्टीवेटर है, लेकिन इसका डीओ इतना टेरिफाइंग है कि इसने अपनी खुद का स्पेल अंडरवर्ल्ड रिवर बना ली है। इस लेवल की कल्टीवेशन ऑलरेडी हेवेंस दाओ के एज के सेकंड स्टेप तक पहुंच चुकी है। उसने कांपती आवाज में कहा, अपने डाओ से बनी अंडरवर्ल्ड रिवर के साथ अपनी रीइंकार्नेशन साइकिल बनाना यह वांग लिन के पिछले 10 सालों के डिफाइंग द हेवेंस का सबसे बड़ा हार्वेस्ट था। लेकिन यह डाओ अभी भी उसके माइंड में सिर्फ एक वेग कॉन्सेप्ट था, क्योंकि 10 साल की कॉम्प्रिहेंशन अभी भी काफी नहीं थी। लेकिन इस समय सेलेस्टियल एसेंशन फ्रूट के स्टिम्युलेशन से उसका माइंड एक नए पीक पर पहुंच चुका था। उसके बॉडी में सर्जिंग सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिलकर यह वेग कॉन्सेप्ट रियलिटी बनने वाला था। यह उसके कल्टीवेटर लाइफ का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। इस स्टेप के बाद उसका अपना डाओ होगा। उस पल से वह हेवेंस अर्थ इमॉर्टल्स या गॉड्स की कल्टीवेशन नहीं करेगा। वह एक डाओइस्ट बनेगा जो डाओ की कल्टीवेशन करता है। अंडरवर्ल्ड रिवर ने पूरे ग्रुप को स्वीप किया और 10 से ज्यादा डीमन सोल्जर्स को अपने साथ बहा ले गया। रिवर में ट्रैप डीमन जनरल्स पागलों की तरह स्ट्रगल करने लगे। उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल थी कि न्यूली फॉर्म्ड अंडरवर्ल्ड रिवर थोड़ी लूसन हो गई। वांग लिन की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। वह शैडो बनकर अंडरवर्ल्ड 10 से ज्यादा डीमन सोल्जर्स को अपने साथ बहा ले गया। रिवर में ट्रैप डीमन जनरल्स पागलों की तरह स्ट्रगल करने लगे। उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल थी कि न्यूली फॉर्म्ड अंडरवर्ल्ड रिवर थोड़ी लूसन हो गई। वांग लिन की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। वह शैडो बनकर अंडरवर्ल्ड रिवर में एंटर हुआ। जैसे ही वह रिवर में पहुंचा, रिवर माउंट टाई की तरह स्टेबल हो गई। वांग लिन ने कोल्ड वॉइस में कहा, जो भी मुझे मारना चाहता है वो मेरी अंडरवर्ल्ड रिवर में ट्रैप्ड होगा। ये मेरी खुद की रीइंकार्नेशन साइकिल है, जिस पर हेवेंस का भी कंट्रोल नहीं है। उसकी आवाज डाओ के साथ फैल गई। अंडरवर्ल्ड रिवर में फ्यूज हुई और रीइंकार्नेशन पावर बन गई। अंडरवर्ल्ड रिवर वापस रोल हुई और वर्ल्ड से डिसअपीयर हो गई। उसके साथ 10 से ज्यादा डीमन जनरल्स भी गायब हो गए। डीमन सोल्जर्स से बनी स्कॉर्पियन कोलैप्स हो गई। 30,000 स्ट्रैंड्स ऑफ स्लॉटर एनर्जी मूव हुए और स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे गैस वांग लिन की ओर लौटने लगे। ये ग्रे स्ट्रैंड्स वांग लिन के पीछे एक जायंट क्लोक की तरह दिख रहे थे, इतना बड़ा कि पूरी अर्थ को कवर कर रहे थे। वॉल पर खड़े मिडिल एज्ड मैन का फेस पूरी तरह पेल हो गया। उसका थ्रोट सूख गया और वह लगातार पीछे हटने लगा। उसे लगा कि उसके पास सामने खड़े व्यक्ति का सामना करने की कोई पावर नहीं है और उसने मन में कहा, मेरी कल्टीवेशन लेवल भी अर्ली स्टेज असेंडेंट की है। यह व्यक्ति सीरियसली इंजर्ड है, इसलिए मैं पहले 100% कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब 10% भी नहीं। इसका डीओ कंप्लीट हो चुका है और ये अंडरवर्ल्ड रिवर बेहद टेरिफाइंग है। डीमन एम्परर ने मुझे यहाँ रोककर बर्बाद कर दिया। उसने दांत भींचे और बिना हेजिटेशन रिट्रीट किया। उसने एक ब्लैक फिस्ट साइज्ड बीस्ट बोन निकाली और उसे क्रश कर दिया। बीस्ट बोन टूटते ही ब्लैक गैस निकली, जिसने उसे कवर किया और टेलीपोर्ट कर दिया। यह ब्लैक बोन एक प्राइसलेस आइटम था, जिससे सीधे कैपिटल टेलीपोर्ट किया जा सकता था। यह सिर्फ कमांडर इन चीफ और वाइस कमांडर इन चीफ के पास होता था। वांग लिन की आंखें और भी लाल हो गईं। उसने हाथ वेव किया और 1 लाख डीमन सोल्जर्स 1 लाख स्ट्रैंड्स ऑफ स्लॉटर एनर्जी में बदल गए। पहले के 30,000 स्ट्रैंड्स के साथ मिलकर 1,30,000 स्ट्रैंड्स ऑफ स्लॉटर एनर्जी चार्ज हो गए। जैसे ही मिडिल एज्ड मैन गायब हुआ, 1,30,000 स्ट्रैंड्स ऑफ स्लॉटर एनर्जी ने उसका पीछा किया। फायर डीमन कंट्री की कैपिटल में एक लग्जूरियस ट्रांसफर अरे था, जिसे सिर्फ कमांडर इन चीफ और वाइस कमांडर इन चीफ यूज कर सकते थे। हेड स्टूअर्ड चुपचाप अरे के पास कल्टीवेट कर रहा था। अरे एक्टिवेट होते ही उसने आंखें खोली और मुस्कुराया और उसने कहा,
कोई कमांडर इन चीफ या वाइस कमांडर इन चीफ वापस आया है। वह उठा और फॉर्मेशन की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन बदल गया। वह पूरी तरह स्टन्ड रह गया। फॉर्मेशन लाइट अप होते ही वॉइड से एक विदर्ड ममी गिरा। उसकी आंखें खुली थीं और रिलक्टेंस से भरी हुई थीं। वाइस कमांडर इन चीफ की डेथ डीमन स्पिरिट लैंड के किसी भी कंट्री के लिए एक ह्यूज इवेंट थी। फायर डीमन कंट्री के डीमन एम्परर की फ्यूरियस रोर पूरी कैपिटल में गूंज उठी। फायर डीमन कंट्री के डीमन एम्परर ने गुस्से में आदेश दिया, सर्च करो, उस कल्टीवेटर को ढूंढो और किल कर दो। मुझे उसकी आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस वो डेड चाहिए। डीमन एम्परर ने गुस्से में आदेश दिया। फायर डीमन कंट्री और स्काई डीमन कंट्री की बॉर्डर सिटी से निकलते समय वांगलिन अपने साथ 1,00,000 स्ट्रैंड्स ऑफ स्लॉटर एनर्जी लेकर गया। उसके बॉडी में सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट की पावर अभी भी फियर्स थी। किलिंग से उसका बैटल इंटेंट कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। किलिंग इंटेंट भी लगातार राइज कर रहा था। वह एक फिरोशियस मीटियर की तरह बन गया और उस डायरेक्शन में चार्ज कर गया जहां से उसने अटैक्स का सोर्स सेंस किया था। पिछले कई दिनों में वह कोल्ड स्नॉट फिर कभी सुनाई नहीं दिया। अर्थ से छीनी गई लाइफ फोर्स की वजह से वांगलिन का बॉडी पूरी तरह रिकवर हो चुका था, बल्कि स्लॉटर एनर्जी की मदद से उसका बॉडी पीक स्टेट की ओर बढ़ रहा था। एंशिएंट बैटल ग्राउंड के ब्लैक टावर में उस आर्मर के भीतर गोस्टली लाइट फ्लिकर कर रही थी, जिसके एक रिस्ट गार्ड की कमी थी। आर्मर के सामने एक ओल्ड मैन घुटनों के बल बैठा था। यह ओल्ड मैन पूरी तरह ब्लैक कपड़ों में था। वही जिसने हुपाओ को बचाया था। उस आर्मर से डिवाइन सेंस की आवाज गूंजी, मैं तुम्हें डिमोनिक आर्मर के 3 पीसेस दूंगा। उसे रोक दो। उसे इस एंशिएंट बैटल ग्राउंड पर कदम रखने की इजाजत नहीं है। जैसे ही आवाज गूंजी, आर्मर से एक रिस्ट गार्ड, चेस्ट पीस और शोल्डर गार्ड उड़कर बाहर आए। तीनों आर्मर पीसेस ब्लैक थ्रेड्स में बदल गए और ओल्ड मैन के कपड़ों में ड्रिल हो गए। थ्रेड्स उसकी स्किन के अंदर मूव करने लगे और जल्द ही पूरे बॉडी पर फैल गए। जब थ्रेड्स रुके तो ओल्ड मैन के ऊपर एक कंप्लीट ब्लैक आर्मर बन चुका था। आर्मर सिंपल था, लेकिन उससे मॉन्स्ट्रस डेविलिश एनर्जी निकल रही थी। उसी एनर्जी से एक आर्म साइज्ड इल्यूजन बना, सिंगल हॉर्न वाला शैडो, बिल्कुल वही क्रीचर जिसे वांगलिन ने डिस्ट्रॉय किया था। इल्यूजन दिखाई देते ही ओल्ड मैन के फॉरहेड में एंटर कर गया। ओल्ड मैन एक्सट्रीम पेन से कराह उठा। उसकी वेन्स फूल गईं और उसकी दर्द भरी आवाज दूर दूर तक फैल गई। काफी देर बाद उसका बॉडी कांपा, फिर उसकी आंखों में डेविलिश लाइट चमकी और उसने रिस्पेक्टफुल टोन में कहा, डेविल सर्वेंट ओबेज। आर्मर से फिर से आवाज आई, गो। डिवाइन सेंस की आवाज बेहद वीक थी, मानो वह थक चुकी हो। ओल्ड मैन ने कुछ नहीं कहा। वह उठा और टावर से बाहर चला गया। डिस्टेंस की ओर देखते हुए उसने थोड़ा सोचा, फिर जोर से बोला, डीमन गार्डियंस, बाहर आओ। उसके बोलते ही पूरे एंशिएंट बैटल ग्राउंड में एक मैसिव विंड उठा। विंड बेहद कोल्ड थी, मानो जहां से गुजरे वहां की जमीन को फ्रीज कर दे। यह डिमोनिक विंड ओल्ड मैन के चारों ओर घूमी और एक आर्मर्ड वुमन का रूप ले लिया। उसके फेस से लेकर बॉडी तक टैटू था, हालांकि आर्मर की वजह से कुछ हिस्सा ढका हुआ था। वह अपीयर होते ही एक घुटने पर झुकी और उसने सॉफ्टली वॉइस में कहा, डीमन गार्डियन विंड सॉन्ग प्रेजेंट। अगर वांगलिन यहाँ होता तो देखता कि यह वुमन स्काई डीमन सिटी की डीमन जनरल सीलियन से बहुत मिलती जुलती थी। इसके तुरंत बाद जमीन कांपने लगी, लाउड एक्सप्लोजन्स हुए और ओल्ड मैन के सामने 100 फीट दूर जमीन फट गई। वहां से एक पिच ब्लैक आर्म बाहर निकला। एक बेहद लीन ओल्ड मैन जमीन से क्रॉल करते हुए बाहर आया। बिल्कुल किसी वाइल्ड बीस्ट की तरह उसने सिर घुमाकर ओल्ड मैन की ओर देखा और ग्रिन किया, डीमन गार्डियन, अर्थ डेविल प्रेजेंट। इसी पल होराइजन सोल फ्रैगमेंट्स से भर गया। गोस्टली वेल्स की वेव्स पूरे एरिया में गूंजने लगीं। सोल फ्रैगमेंट्स एक जायंट ब्लैक क्लाउड में बदल गए, जिसने पूरा स्काई कवर कर लिया। उस क्लाउड में 100 मिलियन से कम सोल फ्रैगमेंट्स नहीं थे। ब्लैक क्लाउड कोन शेप में बना। उसके नीचे एक ग्लूमी लुकिंग यंग मैन धीरे धीरे चलता हुआ सामने आया। उसके पीछे काउंटलेस सोल फ्रैगमेंट्स की रोरिंग आवाज गूंज रही थी, डीमन गार्डियन, हु पाओ प्रेजेंट। 10,000 डीमन माउंटेन पार करने के बाद उस कोल्ड स्नॉट का सोर्स वैंगलिन को और भी साफ महसूस होने लगा। कई दिनों बाद उसके सामने एक एंडलेस वेस्टलैंड फैल गया। वेस्टलैंड में हर तरफ डिब्री बिखरा था, जमीन क्रैक्स से भरी हुई थी और हवा में एक अनप्लेजेंट स्मेल थी। वैंगलिन की आंखें पूरी तरह ब्लडशॉट थीं। इतने दिनों तक सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट के इफेक्ट में रहने के कारण उसका पूरा माइंड पेनिट्रेट हो चुका था। उसकी अवेयरनेस कई गुना बढ़ चुकी थी।
अब बस थोड़ा सा स्टिमुलेशन चाहिए था इरप्ट करने के लिए। इस समय वांगलिन के माइंड में सिर्फ एक ही थॉट था, किल। वह लाइटनिंग बोल्ट की तरह मूव हुआ और सीधे वेस्टलैंड की ओर चार्ज कर गया। इसी पल वांगलिन के नीचे जमीन से एक्सप्लोजन्स की सीरीज सुनाई दी। उसी आवाज के साथ येलो अर्थ से बना एक स्पाइक अचानक हवा में निकला और उसकी तरफ शूट हुआ। स्पाइक के निकलते ही काउंटलेस स्पाइक्स और भी उभरे। वे फेरोशियस नीडल्स की तरह हवा को चीरते हुए आए। ब्लिंक ऑफ एन आई में वांगलिन चारों तरफ स्पाइक्स से घिर गया। वांगलिन का डिवाइन सेंस बेहद शार्प था। उसने पीछे हटने के बजाय अपने बॉडी के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट किया। एनर्जी ने एक वॉर्टेक्स बनाया और वॉर्टेक्स की पावर से सारे स्पाइक्स इंस्टेंटली शैटर्ड हो गए। उसी समय जमीन से एक ब्लैक फिगर जंप करके बाहर आया और एक टूटे स्पाइक पर लैंड हुआ। यह व्यक्ति बेहद स्किनी था। उसका पूरा बॉडी ब्लैक था। वह 4 लिम्स पर खड़ा था, सिर टेढ़ा करके वैंगलिन को देख रहा था और अपने लिप्स लिक कर रहा था। वैंगलिन की आंखें और भी लाल हो गईं। उसने आगे एक स्टेप लिया और अपने राइट थंब को नीचे प्रेस किया। वैंगलिन ने कोल्ड वॉइस में कहा, फिंगर ऑफ डेथ। ब्लैक लाइट की एक रे सीधे स्किनी ओल्ड मैन की तरफ शूट हुई। स्किनी ओल्ड मैन ने एक डार्क ग्रिन दी। यह ग्रिन बेहद क्रीपी थी। फिंगर ऑफ डेथ को देखकर भी उसने डॉज नहीं किया। उसने अचानक अपना मुंह वाइड खोल दिया। उसी पल उसके पीछे एक इल्यूजन प्रकट हुई, लगभग 100 फीट ऊंची कोकून जैसी, जिसके ऊपर पस्ट्यूल्स उभरे हुए थे। जैसे ही ओल्ड मैन ने मुंह खोला, इल्यूजनरी कोकून पर भी एक बड़ा सा माउथ खुल गया। फिंगर ऑफ डेथ की ब्लैक लाइट सीधे उस मुंह में खींच गई और स्वॉलो हो गई। फिंगर ऑफ डेथ को निगलते ही इल्यूजनरी कोकून का बेली फूल गया। पूरा कोकून स्क्वर्म करने लगा और उसके पस्ट्यूल्स फट गए। उनसे फाउल स्मेलिंग लिक्विड बहने लगा। स्किनी ओल्ड मैन ने अपनी स्किनी हैंड आगे बढ़ाई। वह फाउल लिक्विड कंडेंस होकर उसके हाथ में एक बॉल ऑफ पस बन गया। स्किनी ओल्ड मैन ने डार्क गेज से वांगलिन को देखते हुए पहली बार बोला, लिटिल किड, तुम्हारा स्पेल बहुत डिलिशियस था। अब मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। यह कहते ही उसने अपने हाथ का पस बॉल जमीन की ओर फेंक दिया। पस बॉल बेहद फास्ट था। ब्लिंक ऑफ एन आई में वह जमीन से टकराया। एक्सप्लोजन के साथ पियूस बाहर फैला और जमीन के साथ फ्यूज हो गया। इंस्टेंटली 10,000 फीट के अंदर की जमीन ट्रेम्बलिंग करने लगी। थोड़ी ही देर में जमीन से मैसिव अमाउंट में पियूस निकलने लगा और चारों तरफ एनसर्कलमेंट बन गया। आउटर रिंग पर पियूस की एक थिक लेयर तेजी से ऊपर उठी और एक पावरफुल वॉल बन गई। स्किनी ओल्ड मैन ने अपने लिप्स लिक किए और एक फ्लैश में पियूस के अंदर डिसअपियर हो गया। उसके डिसअपियर होते ही पियूस की वॉल हर डायरेक्शन से वैंगलिन की ओर क्लोज होने लगी। पूस की वॉल ने स्काई और अर्थ दोनों को कवर कर लिया। जैसे ही यह क्लोज हुई, यह एक जायंट स्फीयर बन गई। ओल्ड मैन पस स्फीयर के बाहर दिखाई दिया। उसने उस स्फीयर को देखा जो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और अपनी होर्स वॉइस में बोला, विंड सॉन्ग, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इसलिए वापस जा जाओ। एक साधारण कल्टीवेटर यहाँ अपनी मर्जी करने की हिम्मत करता है। वह मेरे हेवन प्यूज और अर्थ सोर्स से बचने का मौका नहीं रखता। एक कोल्ड विंड का गस्ट आया और टैटू वाली वुमन ओल्ड मैन से 100 फीट दूर दिखाई दी। उसने पस स्फीयर को देखा जो अब सिर्फ 100 फीट वाइड था और विंड सॉन्ग कोल्डली आवाज में बोली, अगर यह व्यक्ति इतनी आसानी से मारा जा सकता तो मास्टर हमें नहीं भेजते। स्किनी ओल्ड मैन ने मुस्कुराया और बोला, ओह, फिर मैं देखना चाहता हूँ यह लिटिल कल्टीवेटर मेरे हेवन प्यूस और अर्थ सोर्स से कैसे बचता है। जैसे ही प्यूअस स्फीयर सिर्फ 30 फीट वाइड तक श्रिंक हुई, यह रुक गई और आगे श्रिंक नहीं हुई। पावरफुल बैटल और किलिंग इंटेंट प्यूस स्फीयर के अंदर पेनिट्रेट हुए। पेनिट्रेटेड किलिंग इंटेंट ने सराउंडिंग टेम्परेचर तुरंत ड्रॉप कर दिया और कोल्ड विंड क्रिएट कर दी। फिर वैंगलिन की बैटल इंटेंट, जो किलिंग इंटेंट में मिक्स था, उसने स्किनी ओल्ड मैन की प्यूपल्स को श्रिंक कर दिया। इसी समय मफल्ड रोअर्स स्फीयर के अंदर से आए। कुछ ही देर में वैंगलिन की सोर्ड एनर्जी की एक रे पस स्फीयर को स्प्लिट करके बाहर निकल गई। सोर्ड एनर्जी मॉन्स्ट्रस थी। जैसे ही यह आई, स्काई पूरी तरह सोर्ड एनर्जी से भर गया। सेलेस्टियल सोर्ड के पास एक और सोर्ड था। यह ट्रेजर्ड सोर्ड था और सोर्ड पर डेविल रैम सोल का फेंट फिगर दिखाई दे रहा था। दोनों सोर्ड्स के पास एक हाफ मून ब्लेड भी था। यह ब्लेड हिम निकाल रही थी और कोल्ड ऑरा दे रही थी। और इन तीनों वेपन्स के पीछे वैंगलिन था। वह धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पर्स स्फीयर से बाहर आया, जो कट हो चुकी थी। उसकी आंखें ब्राइट रेड थीं और उसके आईज में किलिंग और बैटल इंटेंट फ्यूज्ड होकर मिस्टीरियस लाइट बना रहा था। स्किनी ओल्ड मैन ने वैंगलिन को ऐसे देखा और उसका हार्ट ट्रेम्बल हुआ।
इस व्यक्ति की गेज थोड़ी टेरिफाइंग है। जैसे ही वांगलिन बाहर आया, उसके सामने के 3 वेपन्स चार्ज हुए और 3 रेज ऑफ लाइट बनकर ओल्ड मैन और वुमन की तरफ शूट हुए। उस वुमन विंड सॉन्ग का एक्सप्रेशन ग्लूमी था। उसने एक स्टेप पीछे लिया और तुरंत डिसअपियर हो गई। और तभी वैंग लिन के ब्लैक हाफ मून ब्लेड ने सडन हिम छोड़ी और वह भी डिसअपियर हो गई। मेटल कोलाइडिंग और ग्रोन्स की सीरीज तेजी से सराउंडिंग एरिया में गूंजने लगी। ओल्ड मैन की आंखें कोल्ड हो गईं। उसने तीनों वेपन्स को नहीं देखा और हाथ से सील बनाकर शाउटेड किया और बोला, अर्थ सोर। ओल्ड मैन के चारों तरफ 10,000 फीट की जमीन शेक करने लगी। जैसे ही जमीन शेक हुई, रिंग्स ऑफ लाइट दिखाई दी और तेजी से एक्सपैंड होने लगी। ये सोर्स की तरह थे जो इंसानों के चेहरे पर होते हैं, लेकिन ये जमीन पर ग्रो हो रहे थे। ओल्ड मैन ने फिर बोला, एक्सप्लोड। इस समय उसकी एनर्जी सर्ज हुई और जमीन से ग्रो हो रहे सारे सोर्स इमीडिएटली एक्सप्लोड हो गए। फिर चुलिगो सेलेस्टियल सोर्ड से बाहर आया और स्किनी ओल्ड मैन पर कर्स किया, ब्लो योरसेल्फ अप। उसने सेलेस्टियल सोर्ड कंट्रोल करके ओल्ड मैन पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। ओल्ड मैन इम्पेशेंट हुआ और उसका हाथ बढ़ा, सोर्ड को ग्रैब करने की कोशिश करने लगा। उसकी कल्टीवेशन लेवल पर उसके लिए सोर्ड को ग्रैब करना मुश्किल नहीं था। शूलिगो ने अपने मन में हंसी की जब उसने देखा कि ओल्ड मैन सोर्ड ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था। वह डॉज भी नहीं हुआ, बल्कि स्लो हो गया और ओल्ड मैन का इंतजार कर रहा था। ओल्ड मैन ने घबराते हुए बोला, ये कैसी सोर्ड है स्किनी? ओल्ड मैन शॉक में चिल्लाया और तुरंत पीछे हट गया, लेकिन सेलेस्टियल सोर्ड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ईविल रैम सोल वाली सोर्ड घूमते हुए ओल्ड मैन की पीठ पर अटैक करने लगी। जमीन पर उगे सोर्स एक्सप्लोड हुए और 100 फीट ऊंची प्यूअस की मोटी दीवार बनी जो रिपल्स की तरह फैल गई। वैंगलिन हवा में तैर रहा था। उसका शरीर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उस ओल्ड मैन की ओर जो 2 सोर्ड्स में फंसा हुआ था। ओल्ड मैन ने गुस्से में रोर किया और इल्यूजनरी कोकून को फिर से बुलाया। उसी पल वांगलिन ने एक स्टेप लिया, स्पेस को तोड़ा और सीधे ओल्ड मैन के ऊपर पहुंच गया। उसकी ब्लड रेड आंखें इल्यूजनरी कोकून पर टिक गईं। उसने राइट हैंड बढ़ाया, स्लॉटर एनर्जी की धाराएं निकलीं और इल्यूजन में ड्रिल हो गईं। फिर वांगलिन ने मुट्ठी बंद की और जोर से खींचा। चीर की आवाज के साथ इल्यूजनरी कोकून ओल्ड मैन की पीठ से फाड़ कर निकल आया। वांगलिन की आंखें चमकीं और उसने कोकून को पीछे फेंक दिया। इसके बाद उसका राइट हैंड विशसली आगे बढ़ा। कोकून हवा में उड़ते हुए एक्सप्लोड हो गया। भारी मात्रा में पीयूएस चारों ओर फैल गई और वॉइड से एक मफल्ड ग्रोन आई। उसी जगह विंड सॉन्ग का शरीर प्रकट हुआ। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें और भी ज्यादा ग्लूमी थीं। हाफ मून ब्लेड उसके पीछे पीछे आई और उसे स्टैब करने चली। विंड सॉन्ग ने हाथ हिलाया। उसके हाथ में एक सिल्वर डैगर आ गया। क्लैंग मेटल कोलाइड हुआ। हाफ मून ब्लेड पीछे धकेली गई और विंड सॉन्ग भी कुछ कदम पीछे चली गई। वह अभी अभी यहाँ पहुंची थी, हाफ मून ब्लेड से लड़ते हुए, और कोकून के एक्सप्लोड होने से उसे खुद को रिवील करना पड़ा। कोकून के क्रश्ड होते ही ओल्ड मैन ने खून उगला और डिसबिलीफ से भर गया। उसी पल वांगलिन का अंगूठा फिर नीचे दबा। वांगलिन ने फिंगर ऑफ डेथ एक्टिवेट किया। इस बार यह ब्लैक लाइट पागलपन की तरह चार्ज हुई। यह इतनी तेज थी कि पल भर में ओल्ड मैन के सामने पहुंच गई। पैनिक में ओल्ड मैन ने मुंह खोला और ब्लैक लाइट को डिवावर कर लिया, लेकिन लाइट डिसिपेट नहीं हुई। वह उसके मुंह को पेनिट्रेट करती हुई अंदर चली गई। उसी समय विंडसॉन्ग ने डैगर फेंका। डैगर और हाफ मून ब्लेड आपस में फाइट करने लगे। फिर विंडसॉन्ग ठंडी हवा में बदल गई और वांगलिन की ओर चार्ज की, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। हवा बेहद तेज थी। वह ऑलमोस्ट इंस्टेंट में वांगलिन तक पहुंच गई। वांगलिन ने सिर नहीं घुमाया। उसने स्टोरेज बैग को छुआ और सोल लैशर, जो कि उसे रेड बटरफ्लाई से मिला था, वह उसके हाथ में आ गया। काली विप से ऐसी ऑरा निकल रही थी कि सोल कांप जाए। जैसे ही विंडसॉन्ग पास आई, सोल लैशर अचानक हिला। बैंग! विंडसॉन्ग की दर्दनाक चीख गूंजी। वह वॉइड से बाहर फेंकी गई। उसके चेहरे पर लाल विप मार्क था। पहली बार उसकी आंखों में शॉक दिखाई दिया। इस पल वह मारना नहीं चाहती थी, वह बस रिट्रीट करना चाहती थी। सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट की स्टिम्युलेशन से वांगलिन की कॉन्शियसनेस कब की खो चुकी थी। वह इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था। विंडसॉन्ग तेजी से रिट्रीट हुई। हाफ मून ब्लेड से लड़ सकने वाली उसकी स्पीड नेचुरली बहुत तेज थी। वह शैडो छोड़े बिना पीछे हट गई। बिना सोचे वांगलिन ने पाल्म नीचे दबाया। उसके सामने एक विशाल पाल्म प्रिंट प्रकट हुआ, और ये वही नेमलेस पाल्म प्रिंट जिसने कभी मो लिहाई तक को डरा दिया था। पाल्म प्रिंट के भीतर स्लॉटर एनर्जी घूम रही थी।
हवा चीरती हुई यह अनइमेजिनेबल स्पीड से आगे बढ़ा और विंड सॉन्ग का पीछा किया। रिट्रीट करते हुए विंड सॉन्ग के शरीर से पाल्म प्रिंट गुजरा। स्लॉटर एनर्जी उसके शरीर में घुस गई और बूम विंड सॉन्ग एक्सप्लोड हो गई। एक हल्की हवा चली और वांग लिन के बाल लहराए। वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसके सामने तीनों वेपन्स उड़ रहे थे। जमीन पर नीचे मांस का ढेर पड़ा था और एक ममी थी जिससे एंडलेस डेथ ऑरा निकल रही थी। अब आगे क्या होता है आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और अगर आपको इसके आगे का भी एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।